नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी एचएससी का बोर्ड पेपर पैटर्न हमें मिलेगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी कि पेपर को हमें किस प्रकार से लिखना है। तो आइए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि एचएससी बोर्ड पेपर पैटर्न जो दिया गया है आपको किस प्रकार लिखना है। मैंने अभी तक कृति पत्रिका नमूना जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें से आपको कितने में से कौन से घटक आपको लिखना है वह बताया गया था। अब हम ये देखेंगे पेपर पैटर्न कि किस प्रकार से हमें प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से हमें उसे लिखना है। तो आपके समक्ष देखिए, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडल पुणे, विषय हिंदी युवक भारती, नमूना कृति पत्रिका, कक्षा 12वीं। तो आइए अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर हम प्रश्न जो दिए जाएंगे उसके उत्तर हमें कैसे लिखना है और किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान। अब जैसे कि आप अपने समक्ष देख रहे हैं, अंक 80 है और समय 3 घंटे हमें दिए जाते हैं। बच्चों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जब आपको पेपर मिलते हैं तो सबसे पहले आप सूचनाएं पढ़िए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पेपर मिलने के बाद हम सूचनाएं नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट पेपर में जो गद्य विभाग, पद्य विभाग, विशेष अध्ययन और व्यवहारिक हिंदी दिया होता है, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को पढ़ते हैं, उन्हीं परिच्छेद को देखते हैं और ये देखते हैं कि क्या पूछा गया है, हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ होता है। लेकिन आप इस विषय पर ध्यान दीजिए कि हमें सूचनाओं को भी पढ़ना है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए और बिना अनावश्यक हमारे नंबर न काट लिए जाए। तो देखिए सूचना क्या दिया है। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि गद्य विभाग हो, पद्य विभाग हो, विशेष अध्ययन या व्यवहारिक हिंदी हो, आपको कृतियों में ही लिखना है। जो आकृति बनाई गई है उसी के अंदर आपको लिखना अनिवार्य है। अगर आपने आकृति नहीं बनाई है और आपने उत्तर लिख दिया है तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें। यानी जब आप बच्चों लिखना प्रारंभ करें तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि आप पेंसिल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। आपको पेन ही अपने हाथ में रखना है। आकृति भी पेन से ही बनानी है, चाहे वो संजाल हो, चाहे वो कृति हो। आपको केवल वो पेन से बनाकर उसी के अंदर आपको उत्तर लिखना है। आकृति में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। देखिए बोर्ड ने भी आपको ये बात निर्देश दे दिया है कि आकृतियों में उत्तर जो है वो आप पेन से ही लिखेंगे। तो अब मैं पुनः दोहरा रही हूँ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि पेंसिल आप बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेंगे। फिर चौथा देख लीजिए, व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तर के लिए आकृति की आवश्यकता नहीं है। यानी जो व्याकरण विभाग दिया गया है उसमें आपको ना तो कृतियाँ निकालनी है ना आकृतियाँ निकालनी है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको आकृति और कृतियाँ निकालने के लिए। तो आप उसके प्रश्न के उत्तर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए हम एक एक करके देखने प्रारंभ करेंगे कि गद्य विभाग कितने अंक के हैं और उसमें किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें किस प्रकार से लिखने हैं। इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। मैंने जब ही ये प्रश्न पत्रिका जो बोर्ड से हमें मिली थी, मैंने क्या किया है उसे टाइप करके और उत्तर भी आपके समक्ष दे दिया है, जिससे आपको और आसानी से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और हमें उत्तर किस प्रकार से लिखने हैं। अब आप अपने समक्ष देख रहे हैं ये परिच्छेद है, यानी गद्य विभाग का ये पहला परिच्छेद है जो 6 अंक के लिए आपको पूछा गया है। अब आप अपने इसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा में भी आपको परिच्छेद आएगा। हाँ, एक आपको विशेष रूप से मैं जानकारी देना चाहूँगी कि प्रश्न 1 आकृति में आपको कहानी ही पूछा जाएगा। अगर देखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में 2 कहानी है, एक कोख जाया है और एक आदर्श बदला। 25% रिड्यूस होने के कारण कोख जाया जो है आपको
इस वर्ष नहीं पढ़ने हैं, तो अब आपके पास में आदर्श बदला जो है वह कहानी है। तो इस बात का बच्चों विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आदर्श बदला को बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें से कहीं से भी परिच्छेद आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके समक्ष जो आदर्श बदला दिया है उसमें किस प्रकार की कृति आपको दी गई है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला आपको कृति जो दिया गया है, कृति पूर्ण कीजिए, गद्यांश में प्रयुक्त पात्र। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो परिच्छेद आपके समक्ष दिया गया है, तो इसमें किन पात्रों की चर्चा की गई है, कौन से ऐसे 2 पात्र हैं जो इस परिच्छेद में चर्चा किया गया है। तो इस परिच्छेद को जब आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो इसमें अकबर और तानसेन, इन दोनों की इसके अंतर्गत इस परिच्छेद में चर्चा की गई है। तो इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर ये होगा। आप सही आकृति देखिए, आकृति मैंने भी बनाई है, तो आपको भी इसी रूप से आकृति बनाकर आकृति में ही लिखना है। इस नियम का आप विशेष रूप से ध्यान दें। अब आपने देखा कि जो कृति थी वो 1 नंबर के लिए पूछा गया था। अब इसी में 2 लिखिए, चंचल मन को नियंत्रण रखने का उपाय। तो ये भी 1 नंबर के लिए आपको पूछा गया, 1 अंक के लिए पूछा गया है। तो इसका उत्तर जितने भी मैंने लाल रंग किए हैं, यानी रेड रंग जिसको भी मैंने दिया है, वो आपके उत्तर है। तो इसका उत्तर है, इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ना आवश्यक है। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से ध्यान दिला दूं कि ये बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से है, उन्होंने लिखा है इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ना आवश्यक है। अगर आपने मैं आपको पिछले पैराग्राफ में ले जाना चाहूँगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, लिखा है कि इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। अगर आप ये भी उत्तर लिखेंगे तो बच्चों ये भी उत्तर आपका सही होगा, इस पे भी आपको अंक मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर हमने उस प्रकार से नहीं लिखा तो हमें अंक नहीं मिलेंगे। जो परिच्छेद में दिया है, अगर आप सही से परिच्छेद में से ढूंढकर आप उत्तर लिखते हैं तो आपको ज़रूर इस पर अंक प्राप्त होंगे। आइए आगे हम देखते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। ये 2 अंक के लिए आपको पूछे गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, परिच्छेद में शब्द युग्म दिया गया है, सुमर सुमर और सूरताल। तो यहाँ पर उत्तर जो है वो मैंने लिख दिए हैं। बोर्ड से हमें आंसर की भी मिला था, यानी उत्तर पत्रिका भी मिली थी, तो मैंने वहाँ से देखकर दोनों प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिए, जो कि आप बहुत आसानी से समझ सकें। मैंने अलग अलग अपलोड नहीं किया है, क्योंकि अलग अलग अगर मैं अपलोड करूँगी तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। तो इसीलिए आपको बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ प्रश्न के साथ में उत्तर भी लिख दिए हैं। तो आप पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और परीक्षा में बहुत आसानी से आप लिख सकेंगे। तीसरा देखिए, स्वमत, जहाँ पर हमें अपना मत देना है। जीवन में दया का महत्व है, यहाँ महत्व टाइप हो गया है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी, तो आप ध्यान दीजिएगा। जीवन में दया का महत्व, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। ये आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। इसमें आप अपना स्वमत, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, अपने अनुसार आप लिख सकते हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आपको प्रश्न जिस विषय के बारे में पूछा गया हो, आपका स्वमत उसी विषय के बारे में हो। ऐसा ना हो कि जिस विषय के बारे में पूछा जाए और आप उत्तर कुछ और लिख देते हैं, तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन उसी विषय के बारे में आप लिखेंगे, अपना मत देंगे, तो आपको बच्चों ज़रूर आपको इस पर अंक प्राप्त होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है, जो आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दया हिंसा पर विजय प्राप्त करने का साधन है। ये उत्तर पत्रिका में हमें बोर्ड एग्ज़ाम से मिला था, तो मैंने यहाँ वही देखकर लिख दिया है। कठोर व्यक्ति का मन परिवर्तन, दया ही धर्म होना, कबीर का मत, जहाँ दया तह धर्म। यानी आप इसमें उदाहरण भी दे सकते हो, और जीवन में दया का क्या महत्व होता है, आपके जीवन में क्या दया का महत्व होता है, उस पर अपने विचार बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हो। अगर आप उदाहरण देंगे तो और भी अच्छा लगता है आपका स्वमत पढ़ना। आगे देखिए, प्रश्न 1 का ही गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ
पूर्ण कीजिए। ये भी आपको 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, आपके समक्ष ये परिच्छेद दिया गया है जो पृष्ठ क्रमांक 43 है, यानी आपके जो किताब है उसमें पृष्ठ क्रमांक 43 पर यह परिच्छेद दिया गया है। पुस्तक में भी इसे देख सकते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं कि किस प्रकार के हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए। तो गद्यांश में प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते। अब इस बात का विशेष ध्यान में रखिए, जब मैंने आपको कहा था कि प्रथम यानी प्रश्न 1 के अ में आपको कहानी पूछी जाएगी, तो आपको प्रश्न 1 के आ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको या तो निबंध पूछा जाएगा या संस्मरण पूछे जाएंगे, यानी ये जो बचे हुए हैं पत्र लेखन जो सुनो किशोरी दिया है वो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जो परिच्छेद दिया है ये सुनो किशोरी से लिया गया है। मैं वापस पुनः दोहरा रही हूँ, अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा कि प्रश्न 1 के अ में कहानी ही आएगा और प्रश्न 1 के आ में संस्मरण भी आ सकता है, निबंध भी आ सकता है, लेख भी आ सकता है, आलेख भी आ सकता है, पत्र लेखन भी आ सकता है, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है गद्य विभाग पे। तो अब हम यहाँ सुनो किशोरी का परिच्छेद हम पढ़ रहे हैं और उससे ही जुड़ा हुआ जो प्रश्न है हमारे समक्ष है, जिसे हम अब देखना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त पारिवारिक रिश्ते, तो अगर आप पढ़ेंगे परिच्छेद को तो आपको वहाँ मिल जाएगा बहुत अच्छी तरह से उत्तर आपके भाई, बहन, भाभी और माँ। दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। सही उत्तर लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। तो देखिए, वचन बदल कर है समस्या, समस्याएं, समस्याएं ए पे चंद्र बिंदी है। यहाँ पर मैंने जब टाइप कर रही थी तो मुझे चंद्र बिंदी नहीं मिली, बहुत कोशिश की है, आप इस पर ध्यान में रखिएगा। समस्याएं पर जो है चंद्र बिंदी आएगी। बात, बातें, बातें, फिर लड़का, लड़के, परिवार, परिवार। ध्यान में रखिएगा, परिवार जो है वो खुद ही बहुवचन है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग हैं तो अपने आप में बहुवचन है, इसलिए परिवार का परिवार ही होगा, परिवारे मत लिखिएगा कभी भी, ध्यान दीजिएगा। अब हम स्वमत देख लेते हैं जो 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। माँ संतान की सच्ची अतरंग सहेली होती है। इस कथन पे 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। मैं पुनः दोहरा रही हूँ कि विषय को ध्यान में ही रखकर अपना मत आप ज़रूर लिखें। यहाँ पर जो उत्तर पत्रिका में दिया गया था उत्तर, वही मैंने यहाँ लिखा है। संतान जन्म से माँ के साथ, तो आप शुरुआत कर सकते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम माँ के साथ रहते हैं, उनसे हम संस्कार सीखते हैं, वो हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तित करती है, हमें किस प्रकार से संस्कारी बनाती है, फिर हमें किस प्रकार से वो सुसंस्कृत बनाती है, हमें किस प्रकार से प्यार देती है, हमें रास्ता किस प्रकार से वो बताती है, एक अच्छा इंसान कैसे बनाती है। तो इन सारी चीज़ों का आप विशेष रूप से ध्यान में रख कर लिखेंगे। नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर सकारात्मक उत्तर आप लिखेंगे तो वो उस पर भी आपको अंक प्राप्त होंगे। अब हम 12 अंक के अभी तक हमने गद्य विभाग में देख लिए हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और उत्तर लिखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना है आपको। तो इसमें से आपको 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई आपको 2 लिखना है। प्रत्येक 3-3 मार्क्स के होंगे, यानी 6 मार्क्स के आपको 2 प्रश्न जो है लिखने हैं और 2 प्रश्न के उत्तर अगर आप सही लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। पहला देखिए, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी पहला आपको आदर्श बदला कहानी से प्रश्न आ सकता है, तो बच्चों आप आदर्श बदला को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं, यानी कहानी के शीर्षक की सार्थकता आपको बतानी है। तो आपको क्या करना है, पाठ को पढ़ना है और उसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि कुछ मुद्दे दिए गए हैं। आदर्श बदला शीर्षक की सार्थकता आपको बतानी है। फिर 10 वर्ष बेजू बावरा हरिदास बाबा के साथ में रहता है जो ज्ञान प्राप्त करता है। फिर बेजू बावरा राग विद्या में किस प्रकार से सीखकर कुशल हो जाता है। फिर बेजू बावरा जो आगरे में जाता है। फिर तानसेन से किस प्रकार से तानसेन बेजू बावरा से हार जाता है।
फिर बेजू बावरा किस प्रकार तानसेन को जीवन दान देता है। फिर अकबर द्वारा किस प्रकार से मृत्यु का धन जो नियम है वो रद्द करवा देता है बेजू बावरा। फिर आगरे में लोग भयभीत तरीके से जो जी रहे थे अब वो भयमुक्त तरीके से जीने लगे। तो बच्चों ये सारी चीज़ों को आपको लेकर लिखना है। अब दूसरा देखिए, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। यानी पाप के जो चार हथियार पाठ दिया गया है, यहाँ गलती से 4 आ गया है 2 बार, तो ये केवल पाठ का नाम है कि पाप के 4 हथियार पाठ का आपको संदेश लिखना है। तो आपके समक्ष यहाँ पर लिखा गया है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपना स्वमत नहीं लिखना है, यहाँ पर जो पाठ में दिया गया है वही आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। फिर आप तीसरा देख लीजिए, ओजोन विघटन संकट के बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। यह आपके पाठ्य पुस्तक में इसके भी उत्तर है और आपके समक्ष कुछ मुद्दे दे दिए गए हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाइएगा, तो इस पे भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न 1 का बड़ी ई, इसके अंतर्गत आपको 4 वाक्य दिए रहेंगे और एक एक वाक्य में इसके उत्तर लिखने हैं। साहित्य संबंधी ज्ञान होगा, यहाँ पर आपको लेखक के बारे में पूछ सकता है, उनकी कृतियों के बारे में पूछ सकता है, उनके सम्मान के बारे में पूछ सकता है, या उनका मूल नाम पूछ सकता है, या उनका जन्म स्थान पूछ सकता है। मैंने अपने हर वीडियो में आपको कहा है कि उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो 4 में से कोई आपको 2 लिखना है। पहला आपके समक्ष प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो देखिए आपके समक्ष निबंध संग्रह दिया गया है, उसके नाम दिए गए हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और चाहिए तो आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। आशा रानी व्यवरा जी के लेखन कार्य का मुख्य उद्देश्य, तो आपके समक्ष उत्तर दिया गया है, उसे भी आप देखकर लिख लीजिएगा। जितने भी मैंने रेड कलर किए हैं वो सभी उत्तर है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म स्थान जौनपुर उत्तर प्रदेश। तो ये आप सही सही लिखने पर कोई भी 4 में से कोई भी 2 अगर आप सही सही लिखते हैं तो 2 अंक आपको प्राप्त होंगे। गद्य विभाग 20 अंक के किस प्रकार से है, ये सारी चीज़ों को हमने देख लिए कि किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया गया है और किस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करना है। अभी तक हमने ये देखा कि गद्य विभाग जो है वो 20 अंक के लिए किस प्रकार से पूछा गया है और किस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं। जहां आकृति है वहां आकृति बनाकर आकृति के अंदर हमें उत्तर लिखनी है और जहां प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का हमें सही उत्तर लिखना है, तब हमें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अभी तक हमने बच्चों गद्य विभाग में 20 अंक किस प्रकार से हमें प्राप्त हो सकते हैं हमने ये देखा। अब हम पद्य विभाग में ये देखेंगे कि हमें 20 अंक किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने गद्य विभाग में कहा था कि जब प्रश्न 1 पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो उसमें कहानी आपको पूछी जाएगी। उसी प्रकार प्रश्न 2 के अ में आपको मध्ययुगीन काव्य पूछा जाएगा और प्रश्न 2 के आ में आधुनिक पूछा जाएगा। यानी प्रश्न 2 के अ में वृंद के दोहे और गुरु नानक आपको पूछा जा सकता है। तो आइए हम देखना प्रारंभ करते हैं। आपके समक्ष देख रहे हैं कि आपके समक्ष ये जो पद्यांश लिया गया है ये गुरु नानक जी के दोहे से लिया गया है। तो आइए हम इसे देखना प्रारंभ करते हैं। अब इसमें देखिए किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है कृति पूर्ण कीजिए, यह आपको 2 अंक के लिए पूछा गया है। तो आरती में समाया प्रकृति रूप आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पवन। दूसरा है निम्नलिखित अर्थ के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। यानी कविता में कौन सा शब्द जो है इसके लिए प्रयोग किया है। जैसे आकाश जो है, आकाश के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है। वहाँ पर गगन है, संपूर्ण के लिए सकल है, हवा के लिए पवन है, भेरी के लिए बड़ा ढोल है। तो इसके भी 2 अंक आपको प्राप्त होंगे सही सही लिखने पर।
फिर आप देखिए अभिव्यक्ति अब आ गया, श्रद्धा से गाया जाने वाला हरिगुण गान महाआरती है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो मैं पुनः दोहरा रही हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि रेड कलर पे मैंने मार्क भी किया है कि ध्यान दें, अभिव्यक्ति विषय के अनुरूप हो और लेखन में शुद्धता हो। यानी जो आप अभिव्यक्ति लिखेंगे वो विषय के अनुसार हो, विषय पर ही आधारित रहे। अपने मन से आप कुछ भी बाहर का उठाकर, यानी विषय से अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको उस पर अंक प्राप्त नहीं होंगे। तो विषय से जुड़ा ही होना चाहिए। और जब आप लिखें तो जरा आपकी राइटिंग शुद्ध तरीके से लिखें, मात्राओं का सही से प्रयोग करें, तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अब हम प्रश्न 2 का आ देख लेते हैं। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि प्रश्न 2 के आ में आधुनिक कविता आएगी, तो हमारे समक्ष जो है पेड़ होने का अर्थ, इस कविता को इसमें लिया गया है। तो ये भी आपको 6 अंक के लिए पूछे जाएंगे। आइए इसमें भी हम देख लेते हैं किस किस प्रकार से हमें प्रश्न आ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी हमने जो परिच्छेद देखा, कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए, ये आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। पेड़ का उपयोग, तो आप देखिए सांसों का, शासन, कवि, हकीम, आपके समक्ष ये प्रश्न दिए गए हैं। इसके उत्तर भी लिख दिया गया है। सांसों का शुद्ध आवाज, शासन कुर्सियाँ, कवि कलम, हकीम दवाई। यानी पेड़ का उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, तो उसका उत्तर आपके समक्ष दिया गया है। फिर दूसरा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ये भी आपको 2 अंक के लिए पूछे जाएंगे। तो आपके समक्ष उत्तर है मनुष्य, मानव, रात, रात्रि, वृक्ष, पेड़ और सच, सत्य। ये आपको परिच्छेद में दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से ढूंढकर बच्चों लिख सकते हैं। फिर अभिव्यक्ति अब आ गया है, पेड़ मानव को परोपकार और सेवा की प्रेरणा देते हैं। इस कथन पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ मैंने अपने वीडियो में इसके प्रश्न के उत्तर भी लिखे हैं, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर केवल दिया है कि अभिव्यक्ति विषय के अनुरूप हो और लेखन में शुद्धता हो, यानी विषय पर ही आधारित आपका मत होना चाहिए और लिखावट में जो है शुद्धता होनी चाहिए। मात्राओं पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आइए रसास्वादन देख लेते हैं। कई बार मुझे बच्चों ने कहा कि मैडम रसास्वादन कैसे लिखा जाता है, इसका वीडियो अलग से बनाइए। मैं आपको इसी में समझाती हूँ कि आपको किस प्रकार से 6 अंक प्राप्त होंगे। और रसास्वादन आपके समक्ष यहाँ पर बहुत ही मैंने ध्यान में रख कर लिखी हूँ, क्योंकि जो हमें उत्तर पत्रिका दिया गया था उसमें केवल 4 ही पॉइंट दिए गए थे, 4 ही मुद्दे दिए गए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 8 के 8 पॉइंट कवर किए हैं, लिखे हैं। आप अगर 8 के 8 आपको याद आता है तो 8 लिखिए, वरना अगर आपको परीक्षा में जैसे अगर आपको दे दिया गया कि इन मुद्दों के आधार पर रसास्वादन कीजिए, तो अगर आपको दे दिया रचना का शीर्षक या रचनाकार या कविता का केंद्रीय कल्पना या रस अलंकार, प्रतीक विधान, अगर आपको ऐसे मुद्दे देखकर पूछा जाएगा कि रसास्वादन कीजिए तो उसी आधार पर लिखिएगा। लेकिन अगर आप इन 8 के आधार पर भी लिखेंगे तो भी आपको अंक अच्छे ही प्राप्त होंगे, क्योंकि रसास्वादन लिखने का एक्चुअली देखा जाए तो 10 मुद्दे होते हैं, लेकिन हम केवल 8 की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि 8 जो है वही अपने आप में संपूर्ण है। तो देखिए, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। तो जब आपको रसास्वादन करने के लिए आएगा, इसी पैटर्न को ध्यान में रखिए कि हमको रसास्वादन इसी के अनुसार लिखना है, कोई भी कविता का, कोई भी पद्य विभाग का। पहले आप शुरुआत करेंगे रचना का शीर्षक, यानी पहले जो पाठ है उसका शीर्षक लिखेंगे। तो ये नवनिर्माण है, तो नवनिर्माण पाठ का पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नवनिर्माण। फिर रचनाकार का नाम, यानी जो कवि है उस कवि का क्या नाम है, तो त्रिलोचन, और उनका मूल नाम भी दिया है वासुदेव सिंह। अगर आपको याद आता है तो आप लिखिए, नहीं याद आता है तो त्रिलोचन ही लिख दीजिए, वह भी चलेगा। फिर कविता का केंद्रीय कल्पना क्या है, अब आपको बताना है कि इस कविता को लिखा गया तो इसकी क्या कल्पना की गई थी, कवि ने क्या कल्पना कर कर इसे लिखा था। तो देखिए आपके समक्ष दिया है कि प्रस्तुत कविता में संघर्ष करने के लिए उन्होंने कहा था,
अत्याचार, विषमता, निर्बलता पर विजय पाने का उन्होंने आह्वान किया था। समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं मानवता की स्थापना की उन्होंने बात भी कही थी। हमने जब पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ स्त्री पुरुष की समानता की बात की गई थी, हमें आशावादी बनने की बात की थी, हमें आगे बढ़ने के लिए बात किया था। मैं जब उस पाठ को जब पढ़ाया था तो ये इन सभी की चर्चा मैंने वहाँ विस्तारित रूप से की थी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आपको कविता का केंद्रीय कल्पना लिखना है। फिर इसमें कौन से रस, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर आप कविता को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ मानवीकरण अलंकार का ज़्यादा प्रयोग किया गया है और जो कविता है वो शांत रस का दिया गया है। आगे प्रतीक विधान देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रतीक विधान आएंगे। प्रतीक विधान होता क्या है? एक्चुअली प्रतीक विधान बच्चों ये है कि इसमें जो भाषा का चयन किया गया है और क्या हमें संदेश देना चाहते हैं इस कविता में, क्या हमें नया चीज़ बताना चाहते हैं, इसको हमें लिखना है। तो आप देखिए कविता में विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने की कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया। यानी क्या किया गया? स्त्री पुरुष की समानता, नर नारी का द्वारा समाज की रचना करने के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद आकाश के बारे में बोला है। फिर कांटों से किस प्रकार से हम ताज का निर्माण कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का हमने उस कविता में पढ़ा था, यानी नवनिर्माण की कविता में पढ़ा था। तो इन सभी का हमें विशेष रूप से ध्यान देना है और इन सभी का बहुत अच्छी से कविता में प्रयोग भी किया गया है। फिर कल्पना, क्या कल्पना है, क्या कवि अपने कविता के माध्यम से कल्पना कर रहे हैं और हमें क्या बता रहे हैं। तो दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के स्वर बुलंद करना, हमें ये मार्गदर्शन दे रहे हैं। फिर आपको कौन सी पंक्तियाँ पसंद आई है, क्यों पसंद आई है, यह आपको यहाँ पर बताना अनिवार्य है। मुझे जो पंक्तियाँ पसंद है वो मैंने यहाँ लिख दी है। मुझे पंक्तियाँ पसंद है, जिसको मंजिल का पता रहता है, सबके संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। ये पंक्ति मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इस पंक्ति को यहाँ पर लिख दिया है। आपको जो पंक्ति पसंद होगी आप उस पंक्ति को लिख दीजिएगा। अब इसके बाद है कि आपको कविता क्यों पसंद आई, इसका पसंद आने का क्या कारण है, तो आप ये भी बताइए। 8वां पॉइंट जो है, तो मुझे क्यों पसंद आई है, मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में यह बात कही गई है कि एक बार अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेने के बाद मनुष्य को हर समय उसको पूरा करने में, काम में जी जान से लग जाना चाहिए। फिर मार्ग में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, उन्हें सहते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलकर ही रहती है। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के आदर्श बन जाते हैं, लोग उनका गुणगान करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मुझे ये पंक्ति मैंने जो लिखी है, मुझे पंक्ति पसंद है और पसंद आने का कारण क्या है मैंने ये भी बता दिया है। तो इन सारे 8 मुद्दों को आप ध्यान में रखकर लिखेंगे। लेकिन अगर आपको 8 मुद्दे ध्यान नहीं आते हैं बच्चों, जितने भी मुद्दे आपको ध्यान में आते हैं उतने मुद्दे आप रसास्वादन में लिख दीजिएगा। अभी मैंने जो आपको रसास्वादन बताया है, आशा करती हूँ अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, को अच्छे अंक मिल सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छे हम स्कोर कर सकते हैं रसास्वादन में। अब देखिए इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है अथवा दिया गया है। एक अगर आप नवनिर्माण नहीं लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर वृंद के दोहे का भी रसास्वादन दिया है कि जीवन के अनुभव और वास्तविकता के परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहे का रसास्वादन कीजिए। अब देखिए मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए वृंद के दोहे का लिया है। मैंने वहाँ कहा अगर आपको 8 के 8 पॉइंट याद आते हैं तो लिख दीजिए। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहती हूँ कि देखिए मुझे केवल यहाँ पर 3 मुद्दे याद आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर केवल 3 मुद्दे लेकर लिखा है। लेकिन मैंने कविता की केंद्रीय कल्पना लिखा है, यानी इस कविता में क्या क्या बताया गया है मैंने इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया है। और इसके बाद मुझे कविता क्यों पसंद आई है
मैंने इसका कारण भी लिखा है, यानी मैंने यहाँ 4 मुद्दे लिखे हैं। मुझे अगर 4 मुद्दे याद आ रहे हैं तो मैंने 4 मुद्दों को लेकर उसका विवरण यहाँ पर दिया है, उसके बारे में लिखा है। तो अगर आपको जितने याद आते हैं आप उतना लिख लीजिए। देखिए, जैसे अभी तक हमने ये देखा कि किस प्रकार से हमें 18 अंक के प्रश्न पूछे गए, जिसमें से 6 अंक के 2 परिच्छेद पद्यांश में से थे, 6 नंबर के रसास्वादन थे, जिसमें से 2 पूछा गया था, किन्हीं एक को हमें लिखना था। अब हम प्रश्न 2 के बड़ी ई को देख लेते हैं, जो 2 अंक के लिए आएंगे, यानी साहित्य संबंधी ज्ञान, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अब पता हो गया होगा कि यहाँ पर कवि के बारे में पूछा जा सकता है, या उनकी रचना के बारे में पूछा जा सकता है, या उनके दोहे के बारे में पूछा जा सकता है, या उनका नाम पूछा जा सकता है। तो आइए देखिए, यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। तो नानक जी की भाषा में फ़ारसी, मुल्तानी, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। फिर चतुष्पदी के लक्षण क्या है? 4 चरणों वाला छंद है, यह चौपाई की तरह होता है। फिर दोहा छंद की विशेषता, प्रथम तथा द्वितीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। दोहे के प्रत्येक चरण में लघु बनता है। फिर कैलाश सहगल जी की रचनाओं के नाम, सूरज तुम्हारा है, सुबह होने का इंतज़ार। इन 4 में से कोई आप 2 सही लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से 2 अंक बच्चों प्राप्त होंगे। अब ये गद्य विभाग और पद्य विभाग हमने पूरी तरह से देख लिया, यानी 20-20, 40 अंक के अभी तक हमने प्रश्न देख लिए हैं, और किस प्रकार से उसके उत्तर लिखने हैं उसकी भी हमने पूरी जानकारी ले ली है। अब अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब मैं ये वीडियो पीपीटी अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।